चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और इस वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जो है आपके लिए एक वीडियो लाने वाला हूं, जो कि पॉलिटी के एनालिसिस लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चन के हम करने वाले हैं। एक एक ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा और उसी ऑप्शंस के साथ में मैं आपसे बात करूंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, और उसी के साथ साथ हर ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन होगा, उसके साथ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी दी जाएंगी। ये जो कंटेंट दोस्तों मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ कि चैट जीपीटी से हमने जनरेट किया हुआ है, गिविंग इट राइट आंसर्स। और इसमें हो सकता है कि कुछ त्रुटियां भी हों, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखेंगे तो अबाउट 90% जो कंटेंट है वो आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, करेक्ट होने वाला है, एक्यूरेट होने वाला है। 100% एक्यूरेसी पे जाएंगे तब आपको परफेक्ट कोई चीज़ मिलती नहीं है। लेकिन वैसे ही आपकी नॉलेज को, स्टैटिक नॉलेज को, एज वेल एज क्वेश्चंस भी आप हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ नहीं होगा तो आप क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो समझ जाएंगे। प्लस उसके साथ स्टैटिक नॉलेज, हर एक ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। यानी ये कंटेंट पे थोड़ी सी हो सकता है एरर्स हों, एरर्स ना भी हो सकते हैं, बट डिपेंड करता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो पूरी रॉ होने वाली है, क्योंकि एडिटिंग का मेरे पास टाइम नहीं है और मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं अपने लिए मैंने जनरेट किया हुआ था कि मैं इससे पढ़ाई करूँगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये अगर कहीं थोड़ा गलत भी हो जाता है तो आपने ऑलरेडी स्टैटिक पढ़ी है, लक्ष्मीकांत पढ़ा है, तो वहाँ पे फिर आप दोबारा एक दो बार उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे पढ़ते वक्त, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि रियल में पढ़ना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू, यानी क्वेश्चन के माध्यम से, उसके ऑप्शन के माध्यम से, उसके ज़रिए से आप अपने स्टैटिक के नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कम्प्लीटली वीडियो को वॉच कीजिएगा। डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दे रहा हूँ, इसके कई सारे पार्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि हम 1995 से 2024 तक के करने वाले हैं। अभी पॉलिटी का, फिर इकोनॉमी का, फिर हिस्ट्री का, ऐसे ऐसे हम सब करेंगे जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा। तो वीडियो पे टारगेट भी हम रखेंगे कि उतनी लाइक आएगी तभी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, वरना भाई मैं तो पढ़ाई कर ही रहा हूँ, आप भी करिए। वीडियो तभी आएगी, मोटिवेशन होगा लाइक एंड कमेंट का। अभी नहीं, पहले आप पढ़िए, उसके बाद लाइक कमेंट कीजिएगा, जैसा लगेगा बता के करिएगा, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस फॉर सिक्योरिंग कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन सिक्योर करने के लिए कौन सा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस है। तो ये 1995 में आया था। इसमें आपको चार ऑप्शन दे दिए गए हैं: नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, गवर्नर कॉन्फ्रेंस, जोनल काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल कोर्ट्स। आप ऐसा कर सकते हैं, अपने स्क्रीन पे ऐसे हाथ रख के करेक्ट आंसर पे आप एक बार उसको देख लीजिए, या फिर आप रुमाल वगैरह रखे हो तो उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि बार बार हाइड करना और ना हाइड करना वो फिर एडिट करना पड़ेगा ना, तो एडिटिंग मुझे करनी नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो चलिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे आया है आपका बी है, 1 2 एंड 3। चलिए एक्सप्लेनेशन, यानी सारे ही ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। और ड्राइव देखेंगे तो बहुत तेज भागता है ड्राइव में, इसी वजह से मज़ा कम आता है पढ़ाने में। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे जो एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये क्या है और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं मैं। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1952 में। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो स्ट्रेंथन करती है और मोबिलाइज करती है एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द नेशन, यानी नेशन के जो आपके एफर्ट्स हैं फॉर डेवलपमेंट और उसके जो रिसोर्सेज जो खर्च हो रहे हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान देती है। ये इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। एंड फंक्शंस एज अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपकी ये देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा। रीजन फॉर इंक्लूजन, एडवाइजरी बॉडी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस। गवर्नर कॉन्फ्रेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड में आपका आ जाता है, is a meeting convened by President of India to discuss matters of importance such as governance। तो यहाँ पे ये जो गवर्नर का कॉन्फ्रेंस है, ये एक मीटिंग होती है जिसमें जो प्रेसिडेंट है वो सभी गवर्नर्स को बुलाते हैं। ऐसे कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो, फॉर एग्जांपल कहीं पर इम्प्लीमेंटेशन करना हो, सारे ही स्टेट्स में कोई डिसीजन लेना हो, तो ये है। ये इट इज़ नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, और एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल मैकेनिज्म है। यानी ये तो मेंशन नहीं, बट इसको एक हम यूज़ करते हैं मैकेनिज्म के रूप में फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। रीज़न क्या है इसके इंक्लूजन का? इट इज़ अ फोरम फॉर डिस्कशन, ये डिस्कशन और कोऑपरेशन के लिए एक फोरम है, लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है।
ठीक है। जोनल काउंसिल की बात करता हूँ दोस्तों, तो जोनल काउंसिल इस्टेब्लिश किया गया था अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। और वाइल दे आर स्टैट्यूटरी बॉडी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होते हैं जो कि लॉ यानी पार्लियामेंट में आपका लॉ पास करके जो बनाया जाता है हमको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था तो उसको हम उस समय जो बनाया हुआ था या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके बनाए जाते हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। यानी लॉ के थ्रू बनाया गया, क्योंकि लॉ के थ्रू बनाना आसान है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना वो मुश्किल काम है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। अब इसमें क्या था, रीज़न इसका इंक्लूजन का क्या था, दो स्टैट्यूटरी, यद्यपि ये स्टैट्यूटरी हैं, दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगली इन्फोर्सिबल इन स्ट्रिक्ट सेंस, ये लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से, पर ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस। इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता हूँ, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 263 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है 263 में। और ये टू इंक्वायर इनटू एंड एडवाइज ऑन डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, यानी ये इंक्वायर करता है और एडवाइस देता है किसमें, जब 1 से 2 या 2 से 3 या अधिक, जब यहाँ पे आपके स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रही हो। यद्यपि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि ये आपके आर्टिकल में है, यानी आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगी वो आपकी हमेशा क्या होगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। लेकिन ये डज नॉट फॉल अंडर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस में क्यों आएगा, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है। रीजन फॉर एक्सक्लूजन एक्सप्रेसली मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा डिटेल देखते हैं। कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इन इंडिया क्या होता है, ओके क्वेश्चन में था। तो यहाँ पे एक फेडरल सिस्टम है आपके इंडिया में, आपको पता है कि मल्टीपल स्टेट्स हैं, उनका एक सेंटर है, यूनियन है, यानी स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारा फेडरलिज्म है। इधर देखेंगे तो इंडिया फॉलोज अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। आपके इंडिया में क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है जहाँ पे यूनियन और स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड है और कॉपरेशन होना चाहिए आपके स्टेट और यूनियन के बीच में फॉर बेटर गवर्नेंस। अब कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्या है, फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज हो गया, मान लीजिए झारखंड की अभी बात हो रही है ना कि वहाँ पे जो उनके रिसोर्सेस हैं उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर आप देखेंगे नक्सलवाद या नक्सलिज्म देखेंगे तो वहाँ पे उनका मेन डिस्प्यूट यही है कि गवर्नमेंट हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो कर रही है बट हमें डेवलपमेंट नहीं दे रही है। और वहाँ पे ऐसा मुहिम चलाए जाते हैं फॉर विद हेल्प ऑफ द सोशल मीडिया एंड अदर कैंपेन्स स्पीचेस के थ्रू कि ये देखिए ये जो गवर्नमेंट है वो पूंजीपतियों की है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है, और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिल करके हमारे रिसोर्सेज का दान कर रहे हैं, हमारे ज़मीनों को हथिया रहे हैं, हमारे जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ ये हमें कुछ दे भी नहीं रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ हमें मिल नहीं रहा है। तो ये उनका बहुत बड़ा कंसर्न है और इससे ब्रेन वॉश वो करते हुए अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे ये रिसोर्सेज हैं, तो डिस्प्यूट आपके रिसोर्सेज का हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कभी, फॉर एग्जांपल मैं वेस्ट बंगाल का लेता हूँ, तो वेस्ट बंगाल में और आपकी यूनियन गवर्नमेंट में आपको पता है वेस्ट बंगाल में दूसरी पार्टी रूलिंग में है और आपकी यूनियन में दूसरी पार्टी रूलिंग में है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर उसमें आपको देखने को मिलेगा। प्लस ये जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उसी के साथ ही वेस्ट बंगाल में भी आपके जो बांग्लादेशी आ रहे हैं वो भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। यानी अगर सेंटर और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर गवर्नेंस नहीं है तो बहुत तरह की हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात करता हूँ, कोई भी पॉलिसी हो उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस के लिए बताऊँ तो एनडीसी हो गया, आपका गवर्नर्स का कॉन्फ्रेंस हो गया, जोनल काउंसिल हो गया, और इन सब के बारे में ये डिटेल्स है, आप इसको डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। यानी यहाँ पे प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए है, ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान के दौरान लाया गया था, डिसकंटिन्यू उसको 2015 में कर दिया गया। गवर्नर कॉन्फ्रेंस फर्स्ट कन्वेंट 1949 सी गोपालाचारी जी द्वारा। जोनल काउंसिल में आया किसके अंडर में, अगर ये चीज़ें याद कर लीजिए तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जो आपका जोनल काउंसिल है वो किसके अंडर क्रिएट किया गया, तो जोनल काउंसिल क्रिएट किया गया आपके स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। 5 काउंसिल एग्जिस्ट हैं, करते हैं आपके, जैसे नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं दोस्तों, यूनियन होम मिनिस्टर और स्टेट के चीफ मिनिस्टर एज अ मेंबर, यानी जो चीफ मिनिस्टर हों उसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन इंटर स्टेट काउंसिल है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से मैकेनिज्म दिए गए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप एग्जाम्पल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मेंस इफ यू आर राइटिंग अबाउट फेडरलिज्म, क्योंकि अगर आप देखेंगे मेंस में तो आपके फेडरलिज्म के ऊपर ज़रूर से क्वेश्चन आते हैं, तो देयर यू कैन यूज़ इट एज एग्जाम्पल कि ये चीज़ें हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी बॉडीज़ हैं,
आर्टिकल 263 कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये कॉन्स्टिट्यूशन प्लेटफॉर्म है डायलॉग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये कीवर्ड आप देख लीजिए। इस्टेब्लिश हुआ था 1990 में, किसके रिकमेंडेशन में, सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आता है, जो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करता है यूनियन और स्टेट के बीच में। क्रोनोलॉजिकल अगर हम देखें इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कोऑर्डिनेशन इवोल्यूशन कैसे हुआ कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म का, तो 1949 में फर्स्ट गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस हुआ। 52 में एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आपका जो एनडीसी है वो इस्टेब्लिश किया गया। 1956 में क्रिएशन हुआ, यानी जोनल काउंसिल को क्रिएट किया गया, जब लगा कि अलग अलग जोन्स में हमें देना पड़ेगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स के अंदर ये लाया गया। फिर 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया। फिर 2015 में नीति आयोग ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, मेकिंग एनडीसीज ऑब्सोल्यूट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। और एक क्वेश्चन में हमने 10 मिनट का एनालिसिस कर लिया है, हिसाब से हमारा कंटेंट तो बहुत ज़्यादा डूब जाएगा, पर ठीक है, ऐसे ऐसे थोड़ा डीप पढ़ेंगे ना, क्योंकि पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा पढ़ पढ़ के तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो मुझे लगता है, देखिए कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं, कुछ नहीं, आप 15-20 साल का भी कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल only with ratification of legislature of not less than one half of the state। ठीक है, कौन से मैटर पे जो नीचे दिए गए हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉसिबल है, ओनली विथ रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर, यानी वो लेजिस्लेचर उसको रेटिफिकेट कर सकता है, लेकिन नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट, यानी उसमें वन हाफ ऑफ द स्टेट की जो भूमिका है वो अहम होगी और उनसे उसको पास कराना पड़ेगा, वोटिंग होगी। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट in the parliament, representation of states in parliament, lists in 7th schedule, abolition of the legislature council in state। तो कोर्स यहाँ पे दिए गए हैं, स्टेट यहाँ तक ये कोर्स ये नीचे वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा है 1 2 3। अब पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पॉज करूँगा 5-10 सेकंड ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा ना, तो हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 आपका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन है 1 2 3, यानी 1 मतलब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 2 मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, और 3 मतलब लिस्ट इन 7th शेड्यूल। और ये आपका ये नहीं होगा, इसको छोड़ करके। इलेक्शन में क्या होता है दोस्तों, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो आर्टिकल 54 में आता है और 55 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन, और चेंजेस टू दिस रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368। और अगर इसमें कोई भी चेंज करना हो तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल 368, यानी 326 28। ठीक है, 326 होता है और 628 होता है। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, 326 628, और कॉन्स्टिट्यूशन की लगा सकते हैं इससे वाट, मतलब एडिट कर सकते हैं ना कुछ भी। तो चलिए अभी चलते हैं हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, और इसमें हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की रिक्वायरमेंट हो जाती है। रीजन फॉर इंक्लूजन अफेक्ट फेडरल स्ट्रक्चर, तो इट इज़ अ मैटर जो कि अफेक्ट करता है फेडरल स्ट्रक्चर को और रिक्वायर करता है स्टेट के पार्टिसिपेशन को, यानी ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। अब ऐसा अगर ना हो कि अगर यहाँ पे हाफ की रिक्वायरमेंट ना हो, 2/3 अगर देखेंगे तो उसमें कई सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, कई ऐसे हैं जिसमें 2/3 भी हमें देखने को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं। तो ऐसे ऐसे जो जो मतलब आपकी अगर आप देखेंगे तो जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं उनको अमेंडमेंट उनमें अमेंडमेंट लाने के लिए उतने ज़्यादा जो रिजिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो बढ़ जाती है। और उसी के साथ अब तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी है, पोस्ट के समान भारतीय केस के बाद, तब तो और सारी चीज़ें हैं आपकी, सेकुलरिज्म हो गई, फंडामेंटल राइट हो गया, इन सब में और भी अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक्सप्लेनेशन की बात करता हूँ तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट सेम चीज़ बता रहा है यहाँ पे आपको। रीजन फॉर इंक्लूजन आर्टिकल 368 दे सकते हैं स्टेट रेटिफिकेशन के लिए। लिस्ट इन 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल की बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 7th शेड्यूल क्या करता है, 7th शेड्यूल कंटेन यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब आपको पता ही होगा यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट क्या होता है। यूनियन से आपको पता है, यूनियन मतलब यूनियन जो चीज़ें यूनियन में है, जैसे कि डिफेंस हो गया और इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारी चीज़ें हो गई। स्टेट में आपका पुलिस आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, लैंड आ गया, कई सारी चीज़ें हैं। और कंकरेंट लिस्ट में आपकी कई सारी चीज़ें आती हैं जिसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, जीएसटी हो गया, ये सारी चीज़ें जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही मिलके काम करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल आपका एजुकेशन भी हो गया, तो इनमें आपका
आता है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, यानी लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में। अगर यहाँ पे इसमें चेंज किया जाएगा तो ये पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बीच में अगर इसमें कोई चेंजेस आता है, अब मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पावर हो गई है, अब मैं ऐसा करूँगा कि आपके जो ज़मीन है, फॉर एग्जांपल अभी झारखंड में दिक्कत चल रही है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया। अब यूनियन गवर्नमेंट को ये आया कि यार तुम लोग लैंड लैंड कर रहे हो और पास भी नहीं होता है और इतनी ज़्यादा समस्या तुम लोग क्रिएट कर रहे हो, ऐसा करते हैं हम लैंड को हटा देते हैं, लैंड को जो आपके स्टेट के अंतर्गत आता है, स्टेट के अंडर आता है, उसको हटा करके हम यूनियन के अंडर कर देते हैं। अब बताओ अब क्या करोगे, अब हमारी यहाँ मर्जी होगी, कहाँ रिसोर्सेज को लेके जाएंगे हम करेंगे, पर ऐसा ना हो, इस वजह से स्टेट अपनी जो यूनियन अपनी मनमानी ना कर पाए, इस वजह से अगर फेडरल स्ट्रक्चर हमारा दिया गया है तो उसको रिजिड बनाया गया है, इसमें सबकी सहमति आवश्यक है। आर्टिकल 368 एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल आपके बहुत ज़्यादा स्टेट्स में तो है नहीं, फॉर एग्जांपल आपके यूपी में है, और उसके लिए भी एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया हुआ है किन किन स्टेट्स में, उसको आप लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे अबॉलिशन या क्रिएशन लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो गवर्न होता है आर्टिकल 169 के अंतर्गत, और ये नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसमें अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये चीज़ आप याद कर लीजिए। ये सिंपल मेजोरिटी से लाया जा सकता है इन पार्लियामेंट आफ्टर स्टेट लेजिस्लेचर पासेस अ रेजोल्यूशन। जब स्टेट में लेजिस्लेचर अपना रेजोल्यूशन पास करता है तो सिंपल मेजोरिटी से इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल लाया जा सकता है। और रीजन फॉर एक्सक्लूजन, इट डज नॉट रिक्वायर रैटिफिकेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर। एक्स्ट्रा डिटेल्स की बात करता हूँ रिलेटेड टू दिस टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस इन इंडिया। स्पेशल मेजोरिटी से ही अमेंडमेंट पॉसिबल है, जिसमें 2/3 मेजोरिटी हमें लगने वाली है, और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रैटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो स्पेशल मेजोरिटी है पार्लियामेंट की, और उसी के साथ साथ यहाँ पे रेटिफिकेशन भी चाहिए, किसका, हाफ ऑफ, यानी हाफ ऑफ के जो स्टेट्स हैं उनकी रेटिफिकेशन चाहिए, प्लस यहाँ पे आपको चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। अब सेकंड पे आते हैं, मैटर्स रिक्वायरिंग रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। अब ऐसे कौन कौन से मैटर हैं जिसमें स्टेट्स की भी जो सहमति है वो ज़रूरी है, तो ये आता है आर्टिकल 368 क्लॉज 2 के अंतर्गत, जिसमें है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, extent of the executive power of union and state article 73 and 162, यानी extent कहाँ तक जो यूनियन है उसकी पावर है, कहाँ तक जो स्टेट है उसकी पावर है, जिससे दोनों के बीच जो है वो टसल ना हो, स्ट्रगल ना हो, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट। अब स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है आर्टिकल 80 और 81। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है वही सीट्स के ऊपर, अभी आपको पता है डिलिमिटेशन कमीशन फिर से इस्टेब्लिश होने वाली थी, तो अगर वो हो जाती है तो फिर यहाँ पे फिर से लुकिंग एट द पॉपुलेशन जो सीट्स हैं उनको देखा जाएगा। फिर 7 शेड्यूल की बात करता हूँ, जो लिस्ट आपके 7 शेड्यूल जैसा कि मैंने बताया, इसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है, स्टेट से हटानी है, सेंटर में लानी है, या फिर आपको ये चीज़ इसमें बताया गया है। प्रोविजन रिलेटेड टू जुडिशरी, जुडिशरी से रिलेटेड प्रोविजन आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अमेंडमेंट रिलेटेड टू आर्टिकल 368 और ऐसे अमेंडमेंट जो कि आर्टिकल 368 से रिलेटेड है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, 1949 से शुरू हुआ, 1971 में 24th अमेंडमेंट हुआ, जिसने एम्पावर किया पार्लियामेंट को अमेंड कर सकती है किसी भी पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन को। केशवानंद भारती केस आया, जैसे कि मैंने बताया, इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लेके आया, बोला नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर आपका 74th अमेंडमेंट आया 1992 का, जिसमें पंचायत राज आया, और आपकी अर्बन लोकल बॉडीज आई, जिसमें स्टेट का कॉपरेशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिक्वायर हुआ, और ये ग्रास रूट लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। करंट स्टेटस टोटल अमेंडमेंट यहाँ पे आज ऑफ जनवरी 2025 कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड 105 टाइम्स। चलिए हमने फिर 10 मिनट एक क्वेश्चन पे लगाए हैं और आर्टिकल 3 पे चलते हैं। अभी हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी हुई है, 19 मिनट पढ़ाई करी है, तो चलिए अभी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आर्टिकल 154 of Constitution of India provides that governor shall not hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. Which of the following can be deduced from this? ये इसमें बता रहा है कि जो गवर्नर है आपका वो ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता है 5 साल के बाद।
जब ही वह ऑफिस में आता है या फिर एंटर होता है या फिर इलेक्ट होता है या उसको चुना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड, इससे क्या समझा जा सकता है? ए, नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस टिल कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। हो सकता है? आपको क्या लगता है? नहीं होगा। नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन हिज ऑफिस बियॉन्ड 5 इयर्स कोर्स, कोर्स यहाँ पे आपके नीचे आएगा, ठीक है। तो नाइदर वन नाइदर टू। क्यों? स्टेटमेंट वन, नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड, तो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल अगर 156 क्लॉज 1 देखेंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन, कहता है द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी गवर्नर अपनी मर्जी से ऑफिस होल्ड नहीं करता, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर जब आप प्रेसिडेंट को लगेगा कुछ वैलिड रीजंस की वजह से कि ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा है सॉवरेनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको हटाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकता है अपने 5 साल के टर्म होने से पहले भी, किसकी एडवाइस पर अब ऐसा तो है नहीं भाई प्रेसिडेंट साहब कहते हैं यार मेरा मूड बदल गया है, ये फला व्यक्ति गवर्नर बनने का भी नहीं है यार, तुम काम नहीं कर रहे हो, चलो अभी फ़ोन लगाता हूँ मैं निकाल देता हूँ, ऐसा नहीं हो। वो एडवाइस लेगा, किससे एडवाइस लेगा? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो जाएंगे आपके प्राइम मिनिस्टर के पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, और उनसे पूछेंगे कि ये आदमी काम नहीं कर रहा है, फिर कहेंगे चलो एक मौका दे के देखते हैं, तो एक मौका दे दिया जाएगा, नहीं तो निकाल दिया जाएगा, बात खत्म। रीजन फॉर एक्सक्लूजन, रीजन क्या है एक्सक्लूजन का, ये आप पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं हम। नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर्स, इसमें क्या है? स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 156 क्लॉज 3 कहता है कि शैल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस। मतलब अब आज 5 साल खत्म हुआ, मान लीजिए आप गवर्नर है, आपका आज 5 साल खत्म हुआ, अब आप कहेंगे बस मुझे कुछ नहीं करना, मैं जा रहा हूँ भाई, तुम अपना काम धाम संभालो, ऐसा नहीं होगा। आपको जब तक आपका एक सक्सेसर नहीं आएगा तब तक आपको रहना पड़ सकता है, ठीक है। until a new governor is appointed and takes charge, आप गवर्नर होंगे, 1-2 महीने लगेगा, तो 1-2 महीने आपको रुकना पड़ेगा। प्रोविजंस गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल 156, यहाँ पे क्लॉज 1 आता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, क्लॉज 2 आता है 5 ईयर, नॉर्मल टर्म 5 ईयर का होता है, और 156(3) में आता है क्लॉज 3 में द गवर्नर इवन आफ्टर 5 ईयर्स, यहाँ पे देखिए दिया गया है कंटिन्यूज इन ऑफिस अंटिल सक्सेसर टेक्स चार्ज। 5 साल के बाद भी 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जब तक वो नहीं आते हैं तब तक वो चार्ज संभाल सकते हैं। अब रिमूवल कैसा होता है? रिमूव किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, कोई भी स्पेसिफिक ग्रांट्स, नो स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर रिमूवल, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं है रिमूवल के लिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हो कि ये चीज़ें हैं। और अगर आप हमेशा देखेंगे तो जल्दी कभी गवर्नर इम्पीच नहीं किए जाते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जो आपका स्टेट होता है उसमें जो आपके मिनिस्टर्स या एमएलएज होते हैं, जो लेजिस्लेचर होता है वो इलेक्ट होके आता है, लेकिन जो आपका गवर्नर होता है ना वो यूनियन का होता है। और यूनियन मतलब अगर आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो पावर में है, जो पार्टी है पावर में है, पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनका है, यानी उनकी मेजोरिटी है, अगर उनकी मेजोरिटी है तो उनका जो गवर्नर होगा वो यूनियन से आता है, तो वो उसी आदमी वहीं आएगा जो उनके लिए अच्छा परफॉर्म करेगा और कोऑर्डिनेशन बना के बेटर रखेगा। तो इतनी जल्दी इम्पीच करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने ही, यूनियन ने ही उसको चूज़ किया है ना, तो उसमें प्रेसिडेंट हटाएगा क्यों? क्योंकि वो भी पार्ट है पार्लियामेंट का, ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। द सुप्रीम कोर्ट बीपी सिंघल केस 2010, अगर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के केस को जो कि बीपी सिंघल केस 2010 है, इसमें रूल किया गया कि प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव गवर्नर आर्बिट्रली। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो नहीं है, पर यहाँ पे आप अपनी इच्छा से ऐसे नहीं रिमूव कर सकते, एक वैलिड रीजन होना चाहिए। मैंने बताया ना आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म पर काम नहीं कर पा रहा है, तो काम अच्छे से नहीं है, तो उसका एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा। यहाँ पे हिस्टोरिकल अगर डेवलपमेंट की बात करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसने इन्फ्लुएंस किया रोल ऑफ गवर्नर के ऊपर, यानी अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें से आप लिख सकते हैं कि गवर्नर कहाँ से आए हैं, तो आर्टिकल 1935 से प्रोविजन दिया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो अपॉइंट किए जाते हैं। 1950 में देखेंगे तो इस्टेब्लिश किया गया गवर्नर के रोल को नॉमिनल हेड के रूप में, और 1977 में देखेंगे जो जनता पार्टी गवर्नमेंट रिमूव सेवरल गवर्नर अपॉइंटमेंट बाय द प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि यहाँ पर रिमूव नहीं कर सकते हैं ना,
तो रिमूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्यों रिमूव करेगा अगर उसकी पार्टी का है। और यहाँ पे देखिए कि इंदिरा गांधी जी की, यहाँ पे ये देखिए जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस के टाइम में जो गवर्नर थे उन्होंने रिमूव किया 1977 में, जनता पार्टी वालों ने। तो अब इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई हमारा तुमने रिमूव किया है तो हम भी रिमूव करेंगे 1980 में। लो भाई जैसे को तैसा हमारी पार्टी आएगी, अभी तुम करो अभी बाद में हम करेंगे। फिर यहाँ वही 10 में केस आता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। 14 से 23 की बात करता हूँ, गवर्नर रिमूवल्स वर सीन, यानी मल्टीपल बहुत बार गवर्नर को हटाया गया है। चेंजेस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जब ही सेंट्रल गवर्नमेंट में चेंजेस आते हैं, पर 2014 से कोई चेंज नहीं आया है तो बहुत ज़्यादा उसमें देखेंगे नहीं, बस वही जो काम नहीं करते हैं प्रॉपर यूनियन के हिसाब से तो वो रिमूव हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर, अच्छी तरीके से तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद रैटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉसिबल। अब इसमें से कौन सा मैटर है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉसिबल है, ओनली विद रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो चलिए यही क्वेश्चन सेम हम आ गए भाई, चलते हैं। तो व्हाट इज नॉट explicitly stated in Constitution of India but follow that convention। अब यहाँ पे ये इसमें से जो जो चीज़ें नीचे दी गई हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशन के रूप में यूज होती है। कन्वेंशन क्या होता है दोस्तों, देखिए कन्वेंशन होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस आप इसको कह सकते हैं, जो कि प्रॉपर मैकेनिज्म में फंक्शनिंग में यूज किए जाते हैं आपकी पार्लियामेंट में। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं, पर ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं कि ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। इसमें पहला ऑप्शन है द फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी मेंबर ऑफ लोअर हाउस। द प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइन इफ ही लूजेस द मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस। ऑल सेक्शन ऑफ द इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। If both the president and vice president demit office simultaneously before the end of the tenure, Speaker of the lower house of Parliament will officiate as president। इसमें ऑप्शन बताइए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लूजेस द मेजॉरिटी। अब ये आपका एक कन्वेंशन है। अब कन्वेंशन कैसे है, स्विम एंड सिंक टुगेदर आपने सुना होगा, स्विम एंड सिंक टुगेदर। स्विम एंड सिंक टुगेदर का मतलब क्या है कि इनकी जो नाव है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ये डूबेगी एक साथ में। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मेजोरिटी अगर लूज कर जाते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी क्या होगी, उनको भी हटना पड़ेगा। और सारे ही मिलाकर के अगर यहाँ पे प्रूव नहीं कर पाएंगे तो एक साथ सब जाएंगे। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी चले जाते हैं। ये ऑफिशियली है नहीं कि अगर ये मेजोरिटी नहीं प्रूव कर, उसमें ये प्रोविजन है कि मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाए तो डिसॉल्व हो जाएगी क्या उनकी गवर्नमेंट, पर ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर, उसमें सबकी बात हो रही है। चलिए, इफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस हो गया यहाँ पे हमारा। चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी द मेंबर ऑफ लोअर हाउस, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, नॉर इट इज एन एस्टैब्लिश कन्वेंशन, ना ही ये एक एस्टैब्लिश कन्वेंशन है। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो लोकसभा के पार्ट थे, पर ऐसा कोई बाइंडिंग रूल नहीं है। वो किसी भी हाउस के हो सकते हैं, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे मनमोहन सिंह जी थे, वो उन्होंने भी फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में सर्व किया है 91 से 96 तक। वो राज्यसभा के मेंबर थे, तो लोअर हाउस के नहीं थे, वो अपर हाउस के थे। ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लूजेस अ मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस। ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है इसमें आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में, देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बट मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन लोकसभा। लेकिन उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कहाँ, लोकसभा में रखना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो रिजाइन करने का तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये दिया गया है कॉन्फिडेंस है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मस्ट रिजाइन और सीक वोट फॉर कॉन्फिडेंस, तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा या फिर सीक करेंगे क्या, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी फिर से दोबारा से अपनी मेजॉरिटी प्रूव करें। रीजन फॉर एक्सक्लूजन, सिंस इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इट इज नॉट जस्ट अ कन्वेंशन। यहाँ पे
कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बट फॉलोड एज अ कन्वेंशन। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं आंसर तो हमारा बी है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा गलत दी हुई हैं, तो ये इसको आप सिर्फ इसमें डिटेल्स लीजिए, ठीक है, ये इतना छोड़िए आप। ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटेड, फिर डी एक्सप्लेनेशन नॉट, ये जो है ये भी आपका एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। एक्चुअल प्रोविजन आर्टिकल 65 में है, प्रेसिडेंट ऑफिस फॉल्स वैकेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। तो अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वैकेंट हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में जो है काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा आंसर गलत दिया हुआ था, तो मैंने इसमें सही किया, बी ऑप्शन मैंने इसमें किया है। तो इस वजह से एक्सप्लेनेशन भी अपने हिसाब से दिया है, तो आप उसमें देख सकते हैं, माइंड मत कीजिए, ठीक है, ये आपका ये सही है और अदर ऑप्शन आपके गलत है। चलिए, बाकी जो डिटेल्स देता है अगर आप देखेंगे तो डिटेल्स इसमें सही हैं। डिटेल्स की अगर मैं बात करता हूँ, आर्टिकल्स वगैरह सही हैं, और ये जो फैक्ट्स बता रहे हैं वो फैक्ट्स भी आपके सही हैं, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा डिटेल्स रिलेटेड टू द टॉपिक कन्वेंशन। इन द कन्वेंशन क्या होते हैं, देखिए अनरिटन रूल और प्रैक्टिस है जो कि नॉट बीइंग लीगली बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग नहीं होती और गवर्नेंस में यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा होता है, टेक्निकली ही कैन बी फ्रॉम राज्यसभा, राज्यसभा से भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमारे मनमोहन सिंह जी। प्रेसिडेंट एक्ट एज ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एक्सप्रेसली स्टेट नहीं है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये कोर्ट की रूलिंग में अपील किया गया है। द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इज इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब जो भी बड़ी पार्टी होगी, एग्जाम्पल आपकी ये भी जो है करंट, तो वहाँ पे देखेंगे तो वो आ सकती है गवर्नमेंट में फॉर्म करने के लिए। फिर सेकंड आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर प्रेसिडेंशियल वैकेंसी, आर्टिकल 65 में मेंशन है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि इफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर अनएबल, यानी दोनों ही अगर नहीं होंगे तो चीफ जस्टिस जो इंडिया के हैं वो आ जाएंगे, उनकी जगह काम करेंगे, जैसे कि 1969 में हुआ था, चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह सर्व्ड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो ये आप एग्जाम्पल के रूप में आप भी लिख सकते हैं, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके प्री के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, कुछ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। इसी वजह से देखिए होता है ना कि जैसे अगर आप अपने हिसाब से बनाने जाएंगे तो यहाँ पे बहुत टाइम लगता है और फिर आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लेकिन ये चैट जीपीटी वगैरह से भी पढ़ाई करना एक स्मार्ट तरीका हो सकता है। बहुत कुछ चीज़ें इधर उधर होती हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। और जैसे मैं भी आपके सामने ही पढ़ रहा हूँ, क्रोनोलॉजिकल इवोल्यूशन 1949, 50, 69, 79, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। फॉर इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी, रेज किया उन्होंने कंसर्न प्रेसिडेंट्स की डिस्क्रिशनरी पावर, और इवॉल्विंग कन्वेंशन आई यहाँ पे। और 1969 में देखेंगे तो प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन डेथ, चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह एक्ट्स एज प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे सर्विंग प्रेसिडेंट जो थे उनकी डेथ हो जाती है जाकिर हुसैन साहब की, तो यहाँ पे ये आ जाते हैं चीफ जस्टिस साहब के, ये इंसिडेंट्स भी बता रहा है। फिर 1979 और 1990 तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से ज़्यादा रिलायंस किस पे हुआ, कन्वेंशन पर, इनवाइटिंग लार्जेस्ट पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट। 2000 प्रेजेंट देखेंगे, रोल ऑफ कन्वेंशन इन कोलिशन पार्टी पॉलिटिक्स। चलिए नीचे आते हैं, क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रपोज्ड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन एरिया ऑफ पंचायती राज, तो इसमें से कौन सी चीज़ नहीं प्रपोज की गई थी, ये देखिए आप। By 73rd Constitutional Amendment in area of Panchayati Raj, 30% seats in all elected rural local bodies will be reserved for women candidate at all level। कि 30%, 30% रिजर्वेशन वुमेन के लिए सीट्स में, क्या ये था या नहीं था। The states will constitute their finance commission to allocate resources to पंचायत राज institutions। बताइए इसमें एक ही चीज़, एक ही सही है, द पंचायत राज नॉट, यानी इसमें एक गलत है बाकी सब सही है। फिर द पंचायती राज फंक्शनरीज विल बी डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड देयर ऑफिस इफ दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। ये बताइए 2 चिल्ड्रन, अगर उनके पास 2 चिल्ड्रन से ज़्यादा होंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। या फिर द इलेक्शन विल बी हेल्ड इन 6 मंथ एट द टाइम पंचायत राज बॉडीज आर सुपरसीडेड। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे ऑप्शन है सी, 2 चाइल्ड पॉलिसी अभी तो आई ही नहीं है, और ऐसे एक बार
हो रहा था कि वो इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो इसी वजह से ये दिया भी गया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये देख के ही आप इजीली इसको गेस कर पाएंगे। चलिए, 30% सीट्स इन ऑल इलेक्टेड रूरल लोकल बॉडीज, तो इससे आपको ये पता चल गया कि 33% सीट है। ये कब आई थी? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। अब वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी आपको लिख सकते हैं। अब पार्लियामेंट में भी आपकी वुमेन की रिजर्वेशन के लिए बात हो रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस थिंग, कि हमने पंचायती राज बाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1922 के जरिए हमने ऑलरेडी 30% रिजर्वेशन दिया है। सो गिवन 33% रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट फॉर वुमेन वुड बी अ गुड स्टेप, और हमने ऑलरेडी ऐसा किया हुआ है पंचायत में, तो इससे काफ़ी फायदा हुआ। पर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, पंचायत पति प्रधानपति हो गए जो आपके, यानी अगर महिलाओं को देखेंगे तो सिर्फ महिला एक चेहरा होती है, नाम होती है, उसके पीछे काम उसके उनके पति करते हैं, तो वो सब एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक ये विलेज लेवल पे है तो ऐसी सारी चीज़ें देखने में आ रही है। अगर यूनियन लेवल पे आता है तो अभी आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल केजरीवाल, अगर दिल्ली की बात करता हूँ तो वहाँ पे आपकी अतिशी जी जो है उनको दे दिया गया था। फिर यहाँ पे अगर आप बीजेपी में देखेंगे तो हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं, बीजेपी में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन राजू जी, तो ये जो है ये वुमेन है। और इधर देखेंगे तो सोनिया गांधी जी, और उसी के साथ उनकी सुपुत्री आप देखेंगे तो प्रियंका वाड्रा। तो ये अगर ऊपर देखेंगे, जैसे जैसे हम और ऊपर आएंगे विलेज से हट करके, तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी प्रॉब्लम, और यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी वुमेन की एम्पावरमेंट को लेकर के, और अच्छी तरीके से वो काम कर पाएंगे, उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होगा, ये प्रधानपति जैसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी, और होगी तो कम मिलेगी। ठीक है, ये देखिए 33% रिजर्वेशन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में। रीज़न क्या था? रिजर्वेशन हो वुमेन के लिए वॉज अ की रिफॉर्म, 1/3 नॉट लेस देन 30 एज स्टेटेड, यानी नॉट 30% नहीं है इसमें, 33% है। पर अब वैसे भी देखिए इसमें गलत और लिस्ट गलत, तो वो चूज़ करेंगे, क्योंकि 33.33%। यूपीएससी एग्जैक्टली आपसे कुछ नहीं पूछता कि मतलब एग्जैक्ट बताइए ये क्या है आपका 1933 या 1940, वो एक फैक्ट की बात करेगा, फिगर की बात करेगा। तो देखिए एग्जैक्ट इसमें भी नहीं पूछा है, तो ये पर चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी है, अगर इसको पता है तो भाई आपको अच्छे से बताएगा ना, कभी कभी अच्छा काम करता है ना ये। द स्टेट विल कॉन्स्टिट्यूट दियर फाइनेंस कमीशन टू एलोकेट रिसोर्सेज, करेक्ट है, सही है। आर्टिकल 243 के अंतर्गत स्टेट फाइनेंस कमीशन 5 साल में बनाए जाएंगे, एलोकेट जो की करेगा फाइनेंशियल रिसोर्सेज को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, थर्ड अगर हम देखेंगे तो देखिए फिर यहाँ भाई भाई साहब, नॉट अ पार्ट ऑफ 73rd अमेंडमेंट, ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया था, कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है। ऑरिजिन ऑफ मिसकॉन्सेप्शन, अब देखिए मिसकॉन्सेप्शन की ऑरिजिन कहाँ से हुई? कुछ स्टेट जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 2 चाइल्ड नॉर्म्स फॉर पंचायत राज इलेक्शन, दो थ्रू स्टेट लॉस, बट दैट वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। ये देखिए, यानी ये जो राज्य है आपके राजस्थान, हरियाणा, और राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, तो ये इन्होंने स्टेट के थ्रू किया, तो ये चीज़ आप पता चल गया आपको ना, ये भी लिख सकते हैं। चलिए 4, द इलेक्शन विल हेल्ड इन 6 मंथ, तो ये भी है 73rd में विद इन 6 मंथ होने चाहिए इलेक्शन, जिससे कॉन्टीन्यूटी लोकल गवर्नेंस में बनी रहे और जल्द से जल्द इलेक्शन होके के ला करके नए प्रधान को नियुक्त किया जाए। चलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेते हैं, तो पहले 1957 आता है बलवंत राय मेहता कमेटी, जिन्होंने रिकमेंड किया था 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को। तो सबसे पहले अगर हम पूछेंगे, अगर पूछा जाएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपका आया, जिसमें पंचायती राज और म्यूनसिपालिटीज़ के बाद आई 75th में, तो क्यों था, किसने दिया था, कहाँ की रिकमेंडेशन थी? सबसे पहले तो आप कहेंगे बलवंत राय की जय, बल दिया इन्होंने, सबसे पहले पंचायत को किसने बल दिया? बलवंत राय जी ने, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, बढ़िया है। फिर 59 में जाएंगे, जिसमें इन्होंने कहा 3 टायर गवर्नमेंट, ग्राम होना चाहिए, गांव होना चाहिए, पंचायत, जिला, गांव, फिर गांव का एक पंचायत, फिर पंचायत होगी जिले में, फिर जिले से बनेगा स्टेट, फिर स्टेट से बनेगा, जिसका मतलब राज्य, राज्य से बनेगा देश, और देश से बनती है दुनिया। 1978 अशोक मेहता कमेटी, इन्होंने 2 टायर सिस्टम की बात करी 1978 में,
एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बट PRI, बट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंट, पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, टू टायर के बारे में बात करते हैं, जो नहीं इम्प्लीमेंट हुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन टू टायर आप इसको याद कर सकते हैं। 85 की बात करता हूँ, GV के राव कमेटी एंड LM सिंघवी कमेटी, इन्होंने रिकमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ फॉर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। इन्होंने रिकमेंडेशन किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को। चलिए आते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। कुछ चीज़ इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है। ये 24 अप्रैल 1993 में आया, देखने को मिला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1985 में इन्होंने ही कहा था कि देखिए GV के राव कमेटी और LM सिंघवी कमेटी ने कि कहा इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 1993 में मिल ही गया आखिरकार। पार्ट 9 आर्टिकल 243 से लेकर के 243 तक 3 टायर की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर आएगा। 3 टायर इसमें स्ट्रक्चर होगा आपके गवर्नेंस का, पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, 5 ईयर टेन्योर होगा, इलेक्शन हर 5 साल पे किए जाएंगे। 33.33% यानी 1/3 आपकी रिजर्वेशन किसके लिए होगी, वुमेन के लिए होगी। SC ST रिजर्वेशन उनके पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बेस पर होगी। फिर यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की जाएगी जिससे उनके रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जाए, और स्टेट फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन मतलब इलेक्शन के लिए हो जाए, और फाइनेंस कमीशन मतलब आपके फाइनेंस के लिए हो जाए। ठीक है, उनके एलोकेट करने के लिए फंड्स को, इलेक्शन के लिए उनका इलेक्शन कमीशन हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब होता क्या है, 1993 में जब ये आया उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट 73rd अमेंडमेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए, 1996 में आते हैं। पेसा एक्ट आया, PESA एक्ट, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज फॉर ट्राइबल एरिया, यानी ट्राइबल एरियाज में भी इसका इंक्लूजन देखने को हमें मिलना चाहिए। 2006 की बात करता हूँ, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का रिकॉग्निशन हुआ, रिकॉग्निशन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन फॉरेस्ट राइट एक्ट में। 2010 की बात करता हूँ तो टू चाइल्ड नॉर्म सम स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया बाई नॉट पार्ट ऑफ 73rd अमेंडमेंट, वही जो मैंने आपको बताया ना, जो स्टेट्स, 2010 की ये बात है। फिर राजस्थान हरियाणा ने रिमूव भी कर दिया इसको, टू चाइल्ड पॉलिसी को, तो ये भी आप अपडेट कर दीजिए। फिर 2023 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, यानी यहाँ पे 50% रिजर्वेशन चाहिए, किसमें, पंचायत में, इसने जोर पकड़ा। तो अभी भी कर सकते हैं कि अब 50% की डिमांड हो रही है, भाई उनकी पॉपुलेशन 50%, तो 50% रिजर्वेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, फिर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वन लेवल एज असर्शन एंड अदर लेवल एज रीजन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे असर्शन, रिजर्वेशन ऑफ 33% ऑफ सीट फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट रिक्वायर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अब क्या सोचते हैं कि जो रिजर्वेशन है 33% सीट्स का पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन, क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी contesting election can allocate 33% of seats they contest to women candidate without any constitutional amendment। तो ये चीज़ बिल्कुल दे सकती हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या है, A is false but R is true। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत क्यों नहीं होगी, 73rd अमेंडमेंट अगर हमने देखा है कि यहाँ पे सीट्स आई है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तब सीट दी गई। तो जब पंचायत राज इंस्टीट्यूशन स्टेट्स के लिए कोई मैटर है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत है, तो पार्लियामेंट के लिए अगर कोई मैटर है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत तो ऑब्वियसली पड़ने वाली है। ठीक है, चल, और इसमें तो पार्टी है, पार्टी अपनी 80% सीट दे दे, कौन रोक रहा है। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं चेंजेस की बात करता हूँ तो क्या क्या होगा कि करंट जो प्रोविजन है आर्टिकल 80, 81, 173, 30 एंड 332 डू नॉट अलाउ डायरेक्ट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। यहाँ पे डायरेक्ट रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता, और मैंने आपको बताया 73rd 74th अमेंडमेंट 1992 इंट्रोड्यूस किया 33% रिजर्वेशन म्यूनसिपालिटी और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में, लेकिन पार्लियामेंट और स्टेट में अभी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, बट नेसेसरी है। अब यहाँ पे 33% ऑफ दियर टिकट वॉलंटरली दे सकते हैं अगर चाहें पार्टीज, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, उनकी मर्जी है, दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्ली एफर्ट्स फॉर वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में इसकी थोड़ी क्रोनोलॉजी बता देता हूँ आपको। तो शुरू कहाँ से हुआ, 1950 में देखेंगे तो अडॉप्ट किया गया यूनिवर्सल सफरेज अलाउइंग वुमेन टू वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शन, यूनिवर्सल सफरेज, यानी यहाँ पे आपकी वुमेन्स को भी राइट टू वोट मिला। 74 की बात करता हूँ
तो कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, उन्होंने रिकमेंड किया ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन, अब ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पॉलिटिक्स में। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया जिसने 33% पंचायत राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज में दिया। यानी अगर आप देखेंगे 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इतनी बार आ गया है कि आपको 10 क्वेश्चन में 10 बार पढ़ करके एकदम अच्छे तरीके से याद हो ही गया होगा। अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस वुमेन्स रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट रिजर्वेशन, 19 स्टेट लेजिस्लेचर, 1996 द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 81st अमेंडमेंट ये इंट्रोड्यूस किया गया। 33% सीट्स यहाँ पे आई आपकी लोकसभा और स्टेट में ये इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे आप वर्ड देखिए पर ये नॉट पास नहीं हो पाई। 1998, 1999, 2002, 2003 मल्टीपल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू इंट्रोड्यूस द बिल। 2010 में फिर राज्यसभा पास्ट 108 कॉन्स्टिट्यूशन बिल वुमेन्स रिजर्वेशन बिल बट लैप्स हुआ क्योंकि लोकसभा ने इसको पास नहीं किया। यानी आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल आपके लिए डिटेल्स हैं। तो इसमें आपकी मेंस और प्री दोनों के लिए ही तैयारियां हो जा रही हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है ये सेशन, और मेरे चैनल की सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है ये। फिर हम बात करते हैं करंट स्टेटस 2023 से प्रेजेंट की। 2023 में देखेंगे नारी शक्ति वंदन अभियान और 128th अमेंडमेंट बिल बोथ हाउसेस ने पास किया। बोथ हाउसेस 33% रिजर्वेशन जो कि देता है लोकसभा और राज्यसभा में वुमेन को, और ये इम्प्लीमेंटेशन इसका कब होगा? आफ्टर 2026 डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब जब सीट्स अभी फिर से दोबारा पॉपुलेशन देख करके कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो सीट्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा कि यहाँ पे इतनी सीट्स होंगी, पॉपुलेशन में चेंजेस आई हैं तो उस हिसाब से इसमें हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी स्टिल एलोकेट लेस देन 33% ऑफ टिकट टू वुमेन डिस्पाइट द मॉनेटरी मेजर्स, लेकिन अभी भी ऐसा माना जाता है कि 33% से कम टिकट्स दी जाती वुमेन्स को पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। यहाँ पे देखेंगे तो द रिसेंट 128th अमेंडमेंट 2023 एक लैंडमार्क स्टेप है वुमेन की रिप्रेजेंटेशन को नेशनल और स्टेट लेवल में ले जाने के लिए। क्वेश्चन 8 की बात करता हूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर और इच in the Constitution of India, the President shall not be a member of either House of Parliament, कि जो प्रेसिडेंट है उनको मेंबर नहीं हो सकते हैं किसी भी हाउस का, और पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। कौन सा आंसर करेक्ट है आप जल्दी बताइए। आंसर की तरफ चलते हैं, बोथ 1 and 2। चलिए, सो द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 59 में देखेंगे तो प्रेसिडेंट, और ये भी है ना कि आपका पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसका मतलब अलग है तो ये पार्ट हो ही नहीं सकता ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आर्टिकल 59 क्लॉज 1 देखेंगे तो ये स्टेट करता है प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस, किसी भी हाउस का वो पार्ट नहीं हो सकता। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 5(9) क्लॉज 1 में। और यदि जो प्रेसिडेंट है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है इलेक्शन के टाइम पे, तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा ऑफिस में आने से पहले। ये प्रोविजन इस बात को इंश्योर करता है कि आपका जो प्रेसिडेंट है वो इम्पार्शियल है, यानी वो अपनी पद की गरिमा को अच्छे से उसका समन्वय करे और वो इन्फ्लुएंस ना हो कि भाई मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, इसका हिस्सा हूँ, यहाँ हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है तो भाई इम्पार्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में वो रहे। द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, तो ये चीज़ सही है। आर्टिकल 30, आर्टिकल 79 में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली स्टेट करता है। एक्स्ट्रा डिटेल की बात करता हूँ तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देखेंगे तो यहाँ पे बाई कैमरा लेजिस्लेचर की बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में देखेंगे तो फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद कर लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट 1950, 26 जनवरी 1950 केम इनटू फोर्स, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया फोर्स में। और स्ट्रक्चर क्या है आपका? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। अब रोल क्या है आपके प्रेसिडेंट का, ये चीज़ भी आपको लगे हाथ पढ़ते जाइए। जो कि प्रेसिडेंट की बात हो ही रही तो उसके रोल की भी हम बात कर लेते हैं। तो प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस। ये क्या करते हैं? समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। ये दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष का पहला सेशन प्रेसिडेंट जो है वो समन करेंगे। एसेंस टू बिल बिफोर दे बिकम लॉ, आर्टिकल 111
11 रुपए की एक बार अर्जी चढ़ाइए, आप एसेंट लेके जाइए। सेंड बिल्स फॉर रिकंसिडरेशन, मनी बिल्स को छोड़ करके ये बिल्स को रिकंसिडर करने के लिए वापस से दोबारा से भेजते हैं, तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। रीसेंट डेवलपमेंट की बात करता हूँ मैं 2023 में, तो 2023 में 2023, तो प्रेसिडेंट continues to play a crucial role in functioning of parliament, अप्रूव किया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाइक 128th अमेंडमेंट, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023, तो इसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए 9 पे चलते हैं और हम पहुँच रहे हैं अपने 10 क्वेश्चन पे, और फिर ये 10 क्वेश्चन करके आज हम अपना जो वीडियो है यहीं एंड करते हैं। आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे, तो आप अभी से बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पे आप पूरा पढ़ लीजिए इसको। इन द फॉलोइंग विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, and belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly. This yes do hereby adopt, enact and give ourselves the constitution यक्स stand for। तो यक्स का मतलब आप डेट बताइए कौन सी डेट है। 26 ऑफ जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, या इसमें से कोई नहीं। तो केम इनटू इफेक्ट, अभी अब थोड़ी देर पहले आप लोगों ने 26 जनवरी में आपका कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया, या ऊपर पढ़ा इफेक्ट में आया है। इफेक्ट यहाँ पे क्या लिखा गया है, अडॉप्ट। इफेक्ट और अडॉप्ट में अंतर तो है ना, कुछ अंतर है। मतलब अडॉप्ट कर लेंगे किसी चीज़ को और इफेक्ट बाद में लेके आएंगे। तो 26 जनवरी आपका 26 जनवरी हो ही नहीं सकता है। 26 जनवरी नहीं हो सकता है, तो फिर 26 क्या होगा, वो 26 आंसर में देख लीजिए, 26 नवंबर होगा 1949। ठीक है, चलिए 1950 करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जनवरी 1950 में केम इनटू इफेक्ट में आया, देखते हैं हम। और ये डेट नॉट द डेट मेंशन इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल में ये डेट मेंशन नहीं है। 26 डे ऑफ नवंबर मेंशन है। जिसने प्रीएम्बल पढ़ा होगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफ्यूज होते हैं हम। 2026 में 26 जनवरी 1949 में नहीं होगा, नवंबर होगा। ठीक है, आप ये चीज़ याद करिएगा। क्यों? क्योंकि नवंबर 26 में इज द डेट जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, और द प्रीएम्बल एज कोटेड इन द question was officially adopted this on this date. This is why November 26 celebrated as Constitution Day of India। 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के उपलक्ष्य में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 1949 में अडॉप्ट किया गया था। और 26 जनवरी को हम पता ही आपको रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, अभी थी कुछ दिन पहले ही। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, 26 जनवरी 1949, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज स्टिल इन सेशन 1949 वर्किंग ऑन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ें बताई गई है। बैकग्राउंड की बात करता हूँ तो 46 की, अगर हम 9 दिसंबर 1946 की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आपकी है ऑफ इंडिया हेल्ड इट फर्स्ट सेशन। ये चीज़ भी आप याद कर लीजिए, फर्स्ट सेशन आपका 46 में हुआ था। अगस्त 47 में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी बनी ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपॉइंट किए गए चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो यहाँ पे भी ये चीज़ आपकी फैक्ट है, और स्टैटिक पोर्शन में आपके प्लेन्स में आती है। फिर आता है ड्राफ्टिंग एंड अडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पे नवंबर 4 में ड्राफ्ट कमीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन असेंबली। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर 1949 में वो अडॉप्ट किया गया कि मान लिया गया कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और 24 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट किए गए हमारे पहले प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के रूप में। रिपब्लिक डे की बात करता हूँ, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जनवरी 26 1950। और मैं इसलिए बोला कि कुछ एडिट नहीं करूँगा, चलने तो जो निकल गया मुँह से भाई गलती हो गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन के, अब इसको 1 घंटे की वीडियो कौन एडिट करेगा बताइए, कौन जाके कौन एडिट करेगा, बैठ करके 1 घंटे एडिटिंग करूँ, पढ़ाई करूँ। तो द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, बार बार वही चीज़ बता
हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि अब बताओ 26 जनवरी को ही क्यों? ऐसा क्या था 26 जनवरी? क्यों? क्योंकि जो 26 जनवरी है, द डेट वाज चूज़न टू ऑनर पूर्ण स्वराज। जो हमारा पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन था, जो कि पास किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, वो 26 जनवरी 1923 में ही पास किया गया, 1930 में ही पास किया गया था। ठीक है, सेंटेंस की प्रोसेस में जाओ, 1930 से 30 कह दो तो लगता है भाई सारा जो सीरियसनेस थी वो गायब हो गई। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में डिक्लेयर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following schedule of the Constitution of India contain provision regarding anti-defection act? तो ये तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। देखिए एक आपका छोटा सा ट्रिक है याद करने का, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ OLD PM। टी मतलब डिफेक्शन, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 हो गया ना। 1 2 3 4 5, 5 टीयर्स हो गया, 2 ऑफ हो गया, 3 ओल्ड हो गया, 2 PM हो गया, तो यहाँ पे आपका 10 नंबर पे आया यानी 10th। तो बस इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और हर साल, हर साल के एक साल अगर नहीं है, इस साल नहीं अगले साल, यानी 1 2 साल में आपका ज़रूर एक क्वेश्चन आता है आपके शेड्यूल से, ये चीज़ आपको रट के जानी है। चलिए सेकेंड शेड्यूल की बात करता हूँ, तो सेकेंड शेड्यूल सैलरीज और लॉन्स और प्रिविलेजेस के ऊपर है। हमने जो ट्रिक लिया था, ई एमोल्यूमेंट्स, ठीक है, एमोल्यूमेंट्स और सैलरीज अलाउंसेस प्रिविलेजेस, प्रेसिडेंट गवर्नर स्पीकर इसके लिए। फिफ्थ की बात करता हूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जैसे कि असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एट शेड्यूल की बात करता हूँ, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में है। एट शेड्यूल आ जाइए, फिर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। आइए ये देखिए वो मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 10 शेड्यूल की बात करता हूँ, एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन से रिलेटेड इसमें कानून दिए गए हैं 52, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में लिया गया था। डिस्क्वालीफाई करता है किसको, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, किस ग्राउंड पे, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन में। एक्स्ट्रा डिटेल्स इसके बारे में क्या है, देखिए 1967 की बात करता हूँ, आया राम गया राम जो फिनोमिना है, ये आप लिख सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंट पार्टी स्विचिंग। एक अटेंशन इसने गेन किया जब गया लाल, एक एमएलए जो कि हरियाणा के थे, उन्होंने चेंज की अपनी पार्टी को 3 बार। यानी गया लाल जी जो कि एमएलए थे कहाँ के, हरियाणा के, उन्होंने अपनी पार्टी 3 बार बदली, 1 बार 2 बार 3 बार। तो क्या हुआ, गया लाल, आया राम गया राम, ठीक है, एक ही दिन में। सबसे बड़ी बात, 3 बार 3 साल में नहीं। भाई साहब क्या बात है भाई, क्या बात। 1969 की बात करता हूं तो एक कमिटी ऑन डिफेक्शंस लेड बाय YB चवन, चवन चवन, इसको याद कर सकते हैं YB चवन। तो लॉ टू प्रिवेंट डिफेक्शंस कमिटी, दो 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 दो, ठीक है, अब याद करेंगे इसको कैसे। कमिटी ऑन डिफेक्शन लेड बाय YB चवन रिकमेंडेड लॉ टू प्रिवेंट डिफेक्शन, ऐसा एंटी डिफेक्शन लॉ आना चाहिए, उन्होंने रिकमेंड किया। किसने रिकमेंड किया, क्यों रिकमेंड किया, YB जी ने कहा कि ये जो पार्टियां बहुत बार इधर उधर चेंज कर रही हैं, च्यवनप्राश खा खा करके इनके अंदर, नॉट डिसरिस्पेक्टिंग YB चवन जी, उसका पैसे याद कर सकते हैं, कई सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं बार बार च्यवनप्राश खा खा करके इधर उधर कूद रहे हैं फुर्ती के साथ, इनकी च्यवनप्राश की ताकत को थोड़ा कम करने के लिए कोई ना लाया जाए महाराज, बहुत ज्यादा हो रहा है डिफेक्शन। तो YB चवन, ये जो बार बार च्यवनप्राश खा करके, ये जो बार बार च्यवनप्राश खा करके, ये वाई से ये जो बार बार, बी से बार बार च्यवनप्राश खा करके लोग क्या कर रहे हैं, डिफेक्ट कर रहे हैं, यहाँ बाहर भाग रहे हैं। बाबू ई का रुपए की जरूरत बात। 1977 में आते हैं जनता पार्टी, द जनता पार्टी गवर्नमेंट लॉस इन मेजॉरिटी मास डिफेक्शन,
देखिए 1977 में क्या हुआ, जो जनता पार्टी है उन्होंने अपनी मेजोरिटी क्यों खोई कि यहाँ पे बहुत सारे लोग चले गए, इनकी पार्टी छोड़ करके डिफेक्ट कर गए, डिफेक्शन हो गया। अब इससे क्या हुआ, जनता पार्टी क्रैश कर गई। इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ 1985, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया ये। 10th शेड्यूल में इस्टेब्लिश किया गया इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के रूप में। यानी a legislature can be disqualified if they voluntarily give up their party membership or vote against the party way। यदि वो अपने आप से अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देते हैं या फिर अपने पार्टी विप क्या होता है कि जैसे आपकी पार्टी है, उस पार्टी में 100 200 300 400 लोग हैं, तो उन 100 200 300 400 लोगों के लिए एक पार्टी का ही एक मेंबर बना दिया जाता है एक लीडर के रूप में, जिसको सब जाके रिपोर्ट करते हैं, डे टू डे फंक्शनिंग के बारे में बताते हैं, और वो जैसा कहता है, वो जिस लाइन में वोट देता है उसी के पीछे वोट देते हैं, तो वही विप है। अगर वोट अगेंस्ट पार्टी ये कह रहा है भाई इस पे वोट देना, आप कहेंगे नहीं हम इस पे वोट अब नहीं देंगे, तो कहेगा नहीं बिल्कुल, चलो घर जाओगे, मत दो। फिर यहाँ पे एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी डिफेक्ट टुगेदर। और यहाँ पे एक चीज और है कि भाई अब आप ऐसा कह रहे हो कि कोई छोड़ नहीं सकता, मान लो पार्टी में किसी को रहना ही नहीं है, पार्टी इतनी बेकार है कि इसमें कोई नहीं रहना चाहता, तो कोई नहीं रहना चाहता, अगर ऐसी बात है फिर भी हम कैसे रुके, हमारी मर्जी क्यों, 5 साल क्यों इस पार्टी में, हमको सबको जाना है। तो अगर सबको जाना है, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ अ पार्टी डिफेक्ट टुगेदर, अगर 2/3 लोग एक साथ डिफेक्ट कर जाते हैं तो क्या होगा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, जाओ भाई जाओ, ठीक है। The speaker and chairman of the respective house has the authority to decide disqualification cases। और यहाँ पे जो स्पीकर है या फिर चेयरमैन है उस हाउस का, उनके पास पावर होती है डिसाइड करने के लिए कि जिसका डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है वैलिड है या नहीं है। अमेंडमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, जुडिशियल रिव्यू 1992 से लेकर के बजट तक, तो बाद में देखेंगे कुछ तो की हो तो खुलहन केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैलिडिटी एंटी डिफेक्शन लॉ की जो है वो तो है, वैलिड है, लेकिन जो स्पीकर का डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। वैसा नहीं है स्पीकर साहब ने कहा कि तुम्हारा भाई सही नहीं है जाओ, और वो बार बार चिल्ला रहे नहीं सर मेरी गलती नहीं थी, मैंने नहीं किया है, मैं नहीं जानता हूँ, थोड़ा दिक्कत हो गई थी, समस्या हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन अब स्पीकर ने कहा ना कुछ घर जाओ बैठो, पर वो जा करके जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है, करा सकता है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अगर इसकी मैं बात करता हूँ, स्प्लिट इन पार्टी 1/3 रूल आया टू प्रिवेंट मास डिफेक्शन। अब यहाँ पे रिमूव किया प्रोविजन अलाउइंग स्प्लिट इन द पार्टी, जो आपकी स्प्लिट है पार्टी में, यानी 1/3 रूल, जिससे मास डिफेक्शन, अब आपको मैंने बताया ना कि एक साथ बहुत सारे लोग जाएंगे तो वो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 91 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसमें यहाँ पे देखिए, ये देखिए आगे चलिए, इंट्रोड्यूस अ लिमिट लाई गई ऑन मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे लिमिट क्या लाई गई कि जो मिनिस्टर हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड, वो एक्सीड नहीं कर सकते 15% टोटल स्ट्रेंथ से ज़्यादा ऑफ हाउस, यानी हाउस के जो स्ट्रेंथ है उससे 15% से ज़्यादा लोग नहीं बन सकते हैं यहाँ पे मिनिस्टर, ठीक है ये चीज़। हाँ, अब ये जो है स्प्लिट पार्टी में, स्प्लिट इन द पार्टी 1/3 रूल लाया गया जिससे बहुत ज़्यादा लोग एक साथ में डिफेक्ट ना कर सकें। 2020 की बात करता हूँ तो स्पीकर मस्ट डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन केसेस रीजनेबल टाइम और विद इन अ रीजनेबल टाइम। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्पीकर को वैसा नहीं है कि मैंने कह दिया जुडिशियल रिव्यू होगा तो स्पीकर साहब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक लटकाए पड़े हैं, अगले साल फिर से इलेक्शन आ गया, वो बेचारा करेगा क्या। 4 साल में करते हैं, 3 साल में करते हैं, 2 साल में करते हैं, तो भी तो उसका 3-4 साल बर्बाद हो गया ना, वो अगले साल फिर से उसको लौट के आना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा, रीजनेबल उनको टाइम दिया जाएगा जिस बहुत ज़्यादा डिले ना हो। 2023 के सुप्रीम कोर्ट ने केस ने हाईलाइट किया मिसयूज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, महाराष्ट्र और कर्नाटक की पॉलिटिक्स में इसका मिसयूज हमें देखने को मिला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बात करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये।